आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर अपन क्लासेस लेके आते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना, और बैक बेंचर्स बैच के अंदर इस वक्त जितनी भी क्लासेस हो रही है, अगर आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को एप्लीकेशन पर वो मिल जाएगा। ई नोट्स का अलग से एक ऑप्शन आता है जहां पर आप सभी लोगों को बैक बेंचर्स बैच की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है वो पेड है, अगर आपको बाय करनी है तो 499 रुपीज आप लोगों का प्राइस है। ठीक है, नॉमिनल सा प्राइस लगा है, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पीडीएफ आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर आप सभी लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मैंने ये अनाउंस ऑलरेडी कर दिया था कि जून वाले बच्चों को मैं अब कोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि आपके पास में इतना समय नहीं है कि अब आप कोर्स से पढ़ाई कर सको। दिसंबर वाले के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स, पर मैं कोर्स नहीं दूंगी जून के अटेम्प्ट के लिए। अगर आप जून के अटेम्प्ट के लिए रिवीजन करना चाहते हो तो आपके पास में पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इन्हें ले सकते हो। पेपर 1 के पीडीएफ हो गई, बैक बेंचर्स टॉप 50 टॉपिक्स, और अगर आप सभी लोगों को पेपर 2 के ई नोट्स चाहिए तो ई नोट्स भी है। ठीक है जी, ये घर पे आ जाएंगे, ये आप लोगों के पीडीएफ फॉर्म में होंगे। कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये 4 नोट्स हैं जो आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है जी, और टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं की है, देखो मुझे ऐसा लगता है आप कितना भी पढ़ लो, बट हमें अपने आप को टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ में आज हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग फ्रेश टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। आपके पास में ये ऑप्शन आ रहा होगा ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर, टेस्ट के अंदर जाके आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वो टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो। अगर आपको ओनली पेपर 1 की चाहिए तो आप लोगों की प्राइस 799 रुपीज है, और अगर आप लोगों को पेपर 1 प्लस पेपर 2 की चाहिए तो प्राइस आप लोगों की 1299 रुपीज होने वाली है। आ जाती है कि एक तो हो गया कि आप जो मेजर कर रहे हो उससे रिलेटेड आप वैलिडिटी फाइंड करो, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वे में। खास तौर पे कंस्ट्रक्ट है तो क्वालिटेटिव वे के अंदर। एक होता है कि जो भी आप रिसर्च के दौरान बातें सुन रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, उनके थ्रू आप कोई ना कोई इन्फेरेंस निकाल रहे होंगे। आप कोई ना कोई इन्फेरेंस निकाले हो तो कुछ ना कुछ कंक्लूड किए होंगे, कोई ना कोई लॉजिक आपने अप्लाई किया होगा। इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स, बेस्ड ऑन द लॉजिक आप कुछ कंक्लूजन निकालो, इसी को तो इन्फेरेंस बोलते हैं। तो इन्फेरेंस या फिर स्टडी बेस्ड भी आप लोगों के पास में वैलिडिटी होती है, और 2 वैलिडिटीज हैं जो इन्फेरेंस वैलिडिटी की डोमेन में आती है। देखो मैंने अगर आप लोगों को बात करी थी अभी अभी, मैंने आपको बताया था क्या, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब ये किससे रिलेटेड है? आप कैसे लॉजिक सप्लाई करते हो, कैसे आप लोग इन्फेरेंस ड्रॉ करते हो, ये उनसे रिलेटेड है। तो मैं 2 टर्म आप लोगों को सिखा रही हूं यहाँ पर, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसी स्लाइड पर खत्म कर दूंगी, और इसी स्लाइड से आपको हमेशा जीवन भर याद रखना है ये चीज। आपको भी आगे अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही समझाना है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो आपके पास में क्या होता है मैम, हमारे पास में एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारे पास में होता है मैम डिपेंडेंट वेरिएबल। 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, सही है। और ये जो 2 तरीके के वेरिएबल हैं ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉजेशन। क्या कहते हैं? कॉजेशन। यानी कि आप लोगों का इंटरनल वैलिडिटी में हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका कॉज है, यानी कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आपका इफेक्ट है जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या इनके बीच में कॉजेशन जो हमने सोचा था वो है कि नहीं है। हमेशा याद रखना, वैलिडिटी का मतलब ही ये है एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करना। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था और मेरे जो रिजल्ट्स आए, क्या वो सेम है कि नहीं है, क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं है, ये चेक करने को ही हम लोग वैलिडिटी चेक करना बोलते हैं। यानी कि मैंने इमेजिन किया था कि जी इनके अंदर जो है वो ये वाला कॉजेशन है, और जब मैंने नोटिस किया मेरे रिजल्ट्स आए तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वही कॉजेशन है जो हमने इमेजिन किया था, तब हम उसे बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटीज चेक्ड एंड इंटरनल वैलिडिटीज इंटैक्ट। समझ में आया? यानी कि कुल मिला के मैं ये समझा रही हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने बोला था कि मैम जो आप लोगों की एक्सरसाइज है और जो आप सभी लोगों का वेट गेन है, इनके बीच में कॉजेशन होना चाहिए क्या? क्या इनके अंदर कॉजेशन है क्या? जैसे कि एक्सरसाइज जो है उसके अंदर जब मैं मैनिपुलेशन करती हूँ तो वेट गेन जो है उस पर इन्फ्लुएंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। यही मेरा कॉजेशन है।
एक दूसरे से ये रिलेटेड है, इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। भाई वेट गेन का जो कॉज है, वेट गेन क्या है, एक तरीके का इफेक्ट है, और इसका कॉज क्या है, एक्सरसाइज करना मैम इसका कॉज है। तो ये जो है ये आपस में रिलेटेड होने चाहिए थे, ये आपस में रिलेटेड होने चाहिए थे, ये इसके कॉजेशन में हमने डिफाइन किया होगा। अगर जो आपने डिफाइन किया था ये एक दूसरे से रिलेटेड है वैसे ही, तो आपकी इंटरनल वैलिडिटी बढ़िया है, चेक्ड है। समझ गए, हमेशा याद रखोगे। मतलब कि मैम अगर मैं इसके अंदर कोई एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल लगा दूं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ ना, हमारे छोले भटूरे वाले अंकल जी आ जाते हैं बीच में। अब छोले भटूरा वाला अंकल जी आ गए, सही है। अब ये जो छोले भटूरे वाले अंकल जी आए बीच में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैम बहुत बढ़िया छोले भटूरा बनाया, और ये जो हमारा बढ़िया मसल गेन हो रहा था, वेट गेन से मेरा मतलब है मसल गेन, ठीक है ना, वेट गेन तो ये करवा ही देंगे, उसमें तो प्रॉपर योगदान देंगे अपना। मैं ये बता रही हूँ मसल गेन की बात हो रही है, मसल वेट गेन नहीं, तुम गलत समझोगे, मसल गेन की बात हो रही है। तो अब ये जो छोले भटूरे वाला जी अंकल जी आए यहाँ पर, इनकी वजह से ये मसल गेन फैट गेन के अंदर बदल जाएगा, यानी कि जो आपका कॉजेशन था वो कॉजेशन कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, इनकी वजह से आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी को हार्म हो सकता है, क्या हो सकता है। सो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं व्हाट इज इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी मींस द effect of dependent variable or the effect on dependent variable is merely due to the manipulation in independent variable। हिंदी में बोलती हूं, आपके पास में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी फर्क पड़ रहा है, जो भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो मात्र और मात्र आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर करे हुए चेंजेस की वजह से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। खत्म कहानी। आज के बाद कभी इंटरनल वैलिडिटी में कंफ्यूज नहीं होंगे। मैम आप एक बात बताइएगा, कौन बच्चा है जो इस चीज को हाइपोथेसिस से रिलेट कर सकता है, हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, हम ऑनलाइन क्लास में, मतलब आप एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि क्या आप इस चीज को हाइपोथेसिस से रिलेट कर पा रहे हो क्या। अगर कर पा रहे हो तो बेटा बहुत अच्छी नींद से सोओगे आज, क्योंकि आपका एसोसिएशन बढ़िया चल रहा है, यानी आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। हाइपोथेसिस से रिलेट कर पा रहे हो क्या। मेरी क्लास का एक ही मोटिव है, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना नहीं है, आपको पढ़ना है। क्या ये चीज लिखते ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन से डिपेंडेंट वेरिएबल आना, कॉजेशन, मैम ये सारी चीजें तो हाइपोथेसिस में भी पढ़ी थी ना। अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अगर आपने पढ़ी थी तो आपको याद आ रहा होगा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आपको, आपने पढ़ी थी तो आपको याद आ रहा होगा, सोच के देखिएगा। तो बिल्कुल सही बात, ये हाइपोथेसिस ही होती है। द कॉजेशन और द डेफिनेशन ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट इज नथिंग बट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको डिफाइन करना ही तो हाइपोथेसिस है, जो मेजरली दो प्रकार की पढ़ी थी, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो मैम आप तो यही बोल रहे हो कि इंटरनल वैलिडिटी में हाइपोथेसिस को ही तो हम वैलिडिटी चेक करें। बिल्कुल यस, यही सवाल आप सभी लोगों से 2022 में पूछा गया था। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब हाइपोथेसिस चेक करना, यानी कुल मिला के हाइपोथेसिस की वैलिडिटी अगर चेक हो रही तो वो कौन सी वैलिडिटी चेक हो रही है, इंटरनल वैलिडिटी। सही, बढ़िया, याद आया। नहीं आया तो एक काम करेंगे, बादाम खाएंगे च्यवनप्राश में मिला के रोज, तभी दिमाग चलेगा तुम्हारा। समझ में आ गया क्या। और खुद ही खाएंगे, टीचर को नहीं खिलाएंगे अपने। सही, ये याद रहेगा हमेशा। आगे बढ़ जाऊं, इधर आ जाऊं। चलो अब बात आ गई कि मैम ये सब तो समझ में आ गया जो आप समझा रहे हो, एक्सटर्नल वैलिडिटी पर आते हैं। अब देखो सीन ऐसा है, आपने क्या किया था, आपकी जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी। अब हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे तो जो है वो टेस्टिंग लगाते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं। सही बात है ना, पॉपुलेशन से मैम हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव लेके आते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मैम सैंपल। इनको हम क्या कहते हैं, सैंपल। पॉपुलेशन दी, पॉपुलेशन से कुछ बंदे हम चुन के लेके आए जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस पॉपुलेशन के, जिन्हें हम लोग कहते हैं सैंपल। ये जो प्रोसेस है
इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग, जो कि प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक वे में होती है। हम लोग सैम्पलिंग भी पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, बट समझ में आता है सभी को इतना। अब ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास में जो भी रिजल्ट्स है ना, जो भी कंक्लूजन मैंने किसमें निकाले हैं, अपने सैंपल के ऊपर निकाले हैं, वही सारी चीजें मैं अगर अपनी पॉपुलेशन पर भी जनरलाइज कर सकूं, समझ रहे हैं, मैं अगर अपने सैंपल पे निकाले हुए रिजल्ट्स को, कंक्लूजन्स को अपनी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकूं, तब हम ऐसे टर्म में क्या चेक कर रहे हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। जितना अच्छे से आप अपने सैंपल के रिजल्ट्स को अपने पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर रहे हो, उतनी अच्छी आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी मस्ट टू डू है, इसके बिना आपकी रिसर्च का कोई मतलब नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। आप सोच के देखिएगा कि आप सभी लोग रिसर्च कर रहे हो सैंपल पे, बट एक्चुअली में हमको सैंपल पे थोड़ी, हमको तो पॉपुलेशन से मतलब है। वो तो हम पॉपुलेशन तक पहुंच नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो हम उनमें से कुछ करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं विदाउट सैम्पलिंग एरर और उन पे टेस्ट लगा लेते हैं मैम। बट क्या हम सिर्फ सैंपल के लिए काम कर रहे थे? हम तो पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो जनरलाइज करना तो जरूरी है। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल किसका लोगे, कोरोना वाला। अब इमेजिन करिएगा पूरी की पूरी पॉपुलेशन, हमारे पूरे के पूरे अर्थ पे हमको किसकी जरूरत थी मैम, हमको जरूरत थी कि कोरोना जो है उसके लिए वैक्सीन आए। अब वो जो वैक्सीन है पूरे के पूरे पॉपुलेशन पर तो जाके लगा नहीं सकते थे ना, जो हमने धीरे धीरे बनाना शुरू किया था, ह्यूमन ट्रायल्स हुए थे, तो वो पूरी की पूरी जनता पे तो हम लगा नहीं सकते थे, हम छोटे लेवल पे बनाते हैं। छोटे लेवल पे फिर हम लोगों ने सैंपल पे उस वैक्सीन को लगा के ट्राई किया। जब हमको लगा कि हाँ यार, ह्यूमन ट्रायल्स के बाद में ये पता लगा कि ये जो वैक्सीन आपने बनाई, ये जो ड्रग आपने बनाया है, ये एक तरीके की कोरोना से हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। सही बात है। जब हमको ये लगा कि हाँ हमारे सैंपल पे ये काम कर रहा है, तभी तो हमने पूरी दुनिया के लिए इसको ओपन किया। फिर आपने देखा कि हर कंट्री के अंदर जाके क्या हो रहा था, आपकी वैक्सीन लग रही थी। हमारे देश में भी तो लगी थी, सभी ने लगाई है भाई, कोविशील्ड लगाई होगी और भी जितनी भी है हमारी लगाई। तो ये क्या किया आपने जो रिजल्ट सैंपल पे निकाला था, आपने उसे कंक्लूड किया, जनरलाइज किया आपके पॉपुलेशन पे। अगर आपके रिजल्ट जो कि सैंपल पे आए हैं वो अच्छे से जनरलाइज हो सके पॉपुलेशन पर, तभी आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है, अदरवाइज वो हाई नहीं होती है। तो ये आप लोगों की इंटरनल वैलिडिटी और ये आप लोगों की एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ जनरलाइजेशन चेक इज एक्सटर्नल वैलिडिटी, देख लिया। अब इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स के ऊपर भी सवाल आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री। इमेजिन करिएगा कि आप क्या कर रहे थे, आप बढ़िया तरीके से कॉजेशन को रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे थे, कॉजेशन जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैम आपकी इंटरनल वैलिडिटी को हार्म कर सकती है, खतरनाक हो सकती है इंटरनल वैलिडिटी की। जैसे कि हिस्ट्री, मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें, आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे थे और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो गई, कुछ अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी स्टडी चेंज हो गई, आपके आउटकम चेंज हो गए, है ना। तो यार ये चीजें मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस करती है किस तरीके से आप कर रहे थे। कोई एक बढ़िया बंदा था, वो एक पर्टिकुलर तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहा था, जैसे ही रिसर्चर की अप्रोच चेंज हुई, हिस्टोरिकल रिसर्च की अप्रोच भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या मतलब होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हम पास्ट को जाके पढ़ रहे हैं सो दैट प्रेजेंट का जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो सके। तो अलग अलग के परसेप्शन से अलग अलग चीजें हो सकती है, ये भी चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैं सिर्फ हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, हिस्ट्री इन जनरल आप लोगों की इंटरनल वैलिडिटी को हार्म कर सकती है। ठीक है, अभी आपका क्वालिफिकेशन कुछ और था, ड्यूरिंग योर जॉब आपका क्वालिफिकेशन आपने चेंज किया, तो आपके जॉब करने के तरीके में चेंजेस तो आएंगे ही ना। यानी कि आप अपने पास्ट में जो थे और आप अभी जो हो उसमें चेंज तो आएगा ही, रिजल्ट्स में भी चेंज आएगा। सही। फिर आता है मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब ये है कि धीरे धीरे जब टाइम के साथ आप आगे बढ़ते हैं
तो आपकी जो सैंपल है वो भी आगे बढ़ रही है, वो भी मैच्योर हो रही है। तो जो वो पहले रिजल्ट्स आपको दे रही थी, जो पहले आपको उनसे डेटा मिल रहा था, जरूरी तो नहीं है ना कि अभी भी आपको वही डेटा मिलेगा। और अगर आपको डेटा सेम नहीं मिल रहा है पार्टिसिपेंट से, तो आपके रिजल्ट्स भी सेम नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे, उनके अंदर भी वेरिएशंस आएंगे। तो मैचुरेशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इमेजिन करिए जिस सैंपल पर आप लोग डेटा कलेक्ट कर रहे थे, है ना, अब वो सैंपल ही निकल ली, कटा पत्ता कटा साफ, मतलब मॉर्टेलिटी। अरे मॉर्टेलिटी भी तो एक तरीके का इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेड है ना। सोच के देखिएगा, जिस पार्टिसिपेंट पर आप रिसर्च कर रहे थे, केस स्टडी कर रहे थे, जिस पर केस स्टडी कर रहे थे वो ही निकल लिए, तो किस पर केस स्टडी करोगे? यानी कि मॉर्टेलिटी जो है वो भी आप लोगों की इंटरनल वैलिडिटी का एक तरीके का थ्रेड है। फिर टेस्टिंग भी मैटर करता है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे बायसनेस, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। अगर पहले से मैं किसी को बता दूं कि मैं तेरे को टेस्ट कर रहा हूं, तो आपको पता है कि उसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। रिस्पॉन्सर्स बायसनेस हमने पढ़ी थी, ये चीज रिस्पॉन्सर्स बायसनेस, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो इमेजिन करिए कि आपने किसी चीज को प्री टेस्ट किया है, तो प्री टेस्ट के बाद में जो पोस्ट टेस्ट है उसमें उसका इन्फ्लुएंस आएगा, उसमें उसका इन्फ्लुएंस आने के चांसेस बन जाएंगे। सही है। देन आता है पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन। भाई ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नेचुरल सेटिंग के अंदर वो रिजल्ट्स ना आए जो आपके एक्सटर्नल आपके दूसरी सेटिंग में आ रहे थे। यही तो हो सकता है ना। आर्टिफिशियल सेटिंग्स के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे थे, जरूरी तो नहीं है कि वो आप लोगों की किसके अंदर आए, नेचुरल सेटिंग्स में आए। आर्ट्रीशन ये आप लोगों का एक ऐसा टर्म है जो 2023 में आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था। कल मैंने इसके सवाल भी आप लोगों को करवाए थे। देखो, आपको पता है जितना ज्यादा आपकी स्टडी होगी उतना ज्यादा आप सभी लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। किसी भी एक पार्टिसिपेंट का ये भी तो हो सकता है कि लैक ऑफ क्या हो जाए, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। मान लो बीच के अंदर ही आपका जो पार्टिसिपेंट है वो ड्रॉप आउट कर देता है। वो क्या बोलता है कि मैं नहीं खेल रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को खेलना ही नहीं तुम्हारे साथ। पार्टिसिपेंट बीच में छोड़ के चला गया। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्ट्रीशन। और ये जो है ये भी एक तरीके के इंटरनल वैलिडिटी का गम है। सही है। फिर आता है रिग्रेशन टू द मीन। रिग्रेशन टू द मीन का मतलब ये होता है कि जो आपके एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं वो आपके एवरेज स्कोर से बहुत ही ज्यादा क्या करें, सिमिलर होने लग जाए। ठीक है ना। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका रिग्रेशन बायसनेस होता था। एम्प्लॉयज जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली लो किए हैं अपने फर्स्ट जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर सर्वे में, वो ऑब्वियस ही बात है कि वो बहुत ही ज्यादा एक अलग इन्फ्लुएंस के साथ में आपको नेक्स्ट रिजल्ट देंगे, अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर कर सकती है। इंस्ट्रूमेंटेशन पर भी हो सकता है कि भाई जिस तरीके से आप क्या कर रहे थे, आप लोगों के वेरिएबल को मेजर कर रहे थे, वो वेरिएबल का मेजर करने का तरीका चेंज हो सकता है, इक्विपमेंट चेंज हो सकता है, उसकी वजह से भी इंटरनल वैलिडिटी के अंदर हार्म हो सकता है। ठीक है। सोशल इंटरैक्शन हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स हो गए, और पार्टिसिपेंट्स जब है बाहर जाता है 10 लोगों से बात करता है तो भाई उसका भी परसेप्शन चेंज हो सकता है। कुल मिला के सब्जेक्टिविटी सबसे बड़ा क्या है, थ्रेड है आपके इंटरनल वैलिडिटी को, जो कि बहुत ज्यादा हार्म यहाँ पर करता है। देन एक्सटर्नल वैलिडिटी अपन ने पढ़ ली। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है मैंने पूरा समझाया है, इस पीडीएफ में पूरा आप लोगों को लिख कर भी दिया है। एक्सटर्नल वैलिडिटी के भी कुछ क्या हो सकते हैं, थ्रेड्स हो सकते हैं, जैसे कि सैंपल का बायसनेस होना। ठीक है। सैम्पलिंग एरर होगी तो जनरलाइज करने में डिफिकल्टी होगी। हिस्ट्री तो हो ही गई, जैसा मैंने आपको बताया। ऑब्जर्वर का बायसनेस होना, ये भी हमने बात करी थी अभी, ऑब्जर्वर का बायस होना। देन आप लोगों के हॉथरन इफेक्ट। हॉथरन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब यूजुअली हम लोगों को पता चल जाए कि आपको कोई देख रहा है, वो याद है ना, विलेज सीन बनाया था, घर की फोटो बनाई थी रूम की, जब पता लग जाए कि मम्मी हमारे रूम में आने वाली है तो बिल्कुल फुल ऑन क्लीनिंग चालू हो जाती है, पढ़ाई शुरू हो जाती है हमारी रूम के अंदर। तो हॉथरन इफेक्ट भी हो सकता है। अगर मुझे पता है कि कोई मुझे ऑब्जर्व करना है, कोई मुझसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो मैं चला के क्या करूंगी, चला के ऑब्वियसली अच्छा डेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। टेस्टिंग इफेक्ट भी आ सकते हैं कि प्री और पोस्ट टेस्ट का इन्फ्लुएंस आ सकता है। एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट में इशू हो सकता है। सिचुएशन टेस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे बड़ा एक्सटर्नल
वैलिडिटी का थ्रेड मैं आपको बताऊं, आपने आर्टिफिशियल सेटिंग्स थी क्योंकि आपने खुद की सेटिंग्स के अंदर सैंपल को टेस्ट किया था। अब आप नेचुरल सेटिंग में जा रहे हो क्योंकि पॉपुलेशन तो नेचुरल सेटिंग के अंदर है। तो जब आप ये करने की कोशिश कर रहे हो तब क्या होता है, तब आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हार्म हो सकती है। सो इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी दोनों कैसे डिफरेंट है सारी चीजें अपन ने आपको बता दी। ठीक है जी। Did the independent variable produces the change in dependent variable? Internal validity. Are you able to generalize your results on sample to the population?